ऑलमोस्ट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ क्या कराना है आज। तो बच्चे लास्ट टाइम जिसने ट्यूसडे को क्लास, कोमल आपका, बच्चे एक बार इससे ना क्लास के एंड में बात करूंगी मैं आपके साथ, ठीक है कोमल? ठीक है बच्चे, या एक काम करना, मेरे नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना, फिर वहां पे मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है? हाँ, अगर क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचता तो मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है? अदरवाइज नंबर पे मैसेज कर देना मेरे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ट्यूसडे को जो हमने डिस्कस किया था, बेसिकली जो तुम्हारा ट्यूसडे को लगी थी क्लास, उसमें मैंने डिस्कस किया था एजियोट्रोप और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर ली थी? RLVP, है ना, विच इज द रिलेटिव लॉपरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बोलते रहना, अगर बोलोगे नहीं ना तो फिर मैं भी पढ़ा के बस चली जाऊंगी, ठीक है? थोड़ा एक्टिव रहना, ओके? हाँ हाँ, तो फिर उस टाइम वो हो गया था हमारा। फिर मैंने कहा था जो नेक्स्ट की 2 प्रॉपर्टीज होंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैं आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तो आज आपका लेक्चर है, तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे बच्चे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? इसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको घर से करने के लिए दूंगी, ठीक है बच्चे? 7 to 8 क्वेश्चंस घर से करने के लिए दूंगी। 5 to 6 क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था बच्चे, जैसे आप मेरे साथ साथ लिख रहे थे ना, वैसे ही आज लिखेंगे। अपनी नोटबुक निकाल लो, पेन वगैरह निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलो, रेडी हो सारे? एक बार जल्दी से बता दो भैया मेरे को चैट बॉक्स में। यस मैम। चलो, ओके, कोई बात नहीं शालिनी, कोई बात नहीं, चलो ओके। तो हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो एक बार क्या हो रहा है? हाँ, एक बार जल्दी से मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दो क्या होती थी, फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ। हम जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड होता है उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, तो हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती थी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, जो किस पे डिपेंड करती थी? सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती थी। उसका आइडेंटिटी क्या है, सोल्यूट का नेचर क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे आप ग्लूकोज डालो 1 मोल पानी में या 1 मोल आप यूरिया डालो पानी में, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा दोनों के केसेस में क्या होगा बच्चे? सेम होगा। और जब जब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताऊंगी ये तब तब आप लिखेंगे और मैं भी लिखूंगी क्या, कि भैया जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर हमारा, बताओ, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, है ना? समझे कि नहीं समझे इस बात को? अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा भैया तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा ना, तो ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। और यहीं से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट की, आप सारे फोटोन के हो राइट, और पीसीबी बैच से हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? यस मैम। ओके, तो हमें नीट को फोड़ के आना है। समझे कि नहीं समझे सारे? समझ गया। हाँ, गुड इवनिंग पायल। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आकृति। ओके, तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, सारे अपने पीसीबी के बच्चे है ना, बायोलॉजी है सबके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और सारे फोटोन 2 के बच्चों। हालांकि माना कि 6 घंटे क्लास है, लेकिन कोई बात नहीं है, जितना भी करेंगे क्लास में वो इफेक्टिवली करेंगे कि भैया नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमारा मेन फोकस उस पर ही रहने वाला है, ठीक है? और नीट के लिए ध्यान से सुन लो आप लोग, बायोलॉजी के लिए शिवानी मैम आपको बता रही हैं क्या करना है, फिजिक्स के लिए यश सर आपको बता देंगे, केमिस्ट्री के लिए बच्चे एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है तुम लोगों को, समझे? यस मैम।
केमिस्ट्री के लिए फॉर नीट एस्पिरेंट्स शुड फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। इनऑर्गेनिक तो आप बिल्कुल भी बाहर से नहीं देखेंगे, इनऑर्गेनिक की तो एक एक लाइन पे तुम्हारे अंडरलाइन होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक में, समझे। और क्या करोगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है पता है ना तुम्हें। जैसे मान लो मैं ये वाला टॉपिक करा रही हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फटाक से क्या करोगे, मर्जी है बुक में से पढ़ना पढ़ो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, जितना मैं करा रही हूँ इतना सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी किसी को देखना है तो भैया एनसीईआरटी की बुक खोल लो और फटाफट से पढ़ लो जो मैम ने आज कराया। कितने मिनट लगेंगे, आई थिंक 10 से 15 मिनट लगेंगे एट मैक्स, इतने से ऊपर नहीं लगेगा, राइट। नहीं बच्चे, आज केमिस्ट्री की क्लास है बेटू, ट्यूसडे और सैटरडे फ्राइडे को, ठीक है। 10 से 15 मिनट लगेंगे जो मैंने रिवाइज किया है। उसके बाद रिवाइज करने के बाद जो मैंने टॉपिक कराया, जैसे मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कराया, एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, लेकिन अच्छे से रटना नहीं है कि भैया ऐसे ऐसे, देखो पूछ क्या रखा है उसने, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, हमें आंसर क्या देना है। समझ रहे हो मेरी बात बेटा, उसने पूछ क्या रखा है, हम आंसर क्या दे रहे हैं। अगर तुम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एनसीईआरटी के करने के बाद पीवाईक्यू की बुक ले रखी है क्या नीट की किसी बच्चे ने? नो मैम। फिर कहाँ से करते हो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस? वो जो एनसीईआरटी ऐप है ना उसमें से ही कर लेते हैं, उसमें होते हैं। अच्छा, नीट के होते हैं उसमें, मैम ठीक है। देखो जो ऐसा कर रहा है ऐप से देख के कर रहा है वो भी अच्छी बात है, जिससे बुक मंगवा रखी है वो भी अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी से करने के बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के उठाओ क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना शुरू करो, बस इतना ही करना आपको। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स। चाहे आप फिजिक्स कर रहे हो, बायोलॉजी, तो आपको पता है ये सारा ही एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और इस बार का जो पेपर आया है वो केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो किसी भी हाल में नहीं छोड़नी, बस मेहनत करते रहना, मेहनत करोगे तो भैया जरूर सक्सेसफुल होगे। अगर किसी दिन कभी मेहनत करनी छोड़ दी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो एक दिन ठीक है, कभी मस्ती करने का मन करता है, ठीक है, लेकिन हर टाइम मस्ती नहीं, हर टाइम पढ़ाई ही करनी है आपको, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताना, बताओ बच्चे, आप लोगों को आती है, बताओ। it is a temperature at which the vapor pressure of solution become equal to the atmospheric pressure. वेरी गुड, लिख दूं क्या? बिल्कुल ठीक बोला, किसने बताया? प्रतीक्षा ने। ओके वेरी गुड प्रतीक्षा। द टेम्परेचर लिखो बच्चे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड become इक्वल टू किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक कौन सा प्रेशर? जो बाहर लग रहा है, पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर है ना, और लिक्विड का इंटरनल प्रेशर होगा वेपर प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटू? 1 एटमॉस्फेयर होता है। और अगर मैं बार में लिखूं तो कितना होता है अप्रोक्सीमेट, इसको आप लिख सकते हो 1 बार। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछना चाहते हो तो मैम 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार होता है, ठीक है बच्चे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मान लो पानी को गर्म कर रहे हो, राइट, जब पानी को गर्म करते हो तो क्या करते हो, देखते हो ना पानी में से अंदर पहले बल्क में से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, देखते हो ना, है ना, बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो बबल्स जब बनेंगे बच्चे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, जैसे ही बबल्स बनेंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से क्या होगा बच्चे, प्रेशर लगेगा। और जैसे ही वो भैया बॉईल करने लगेंगे तो उनको कौन रोकेगा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रोकेगा उनको। तो इसलिए बोला जब आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जब उसके वेपर बन रहे हैं, जो वो प्रेशर लगा रहा है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे इक्वल हुआ और थोड़ा सा उससे ज्यादा हुआ तो आपका पानी क्या करने लग जाएगा बच्चे, बॉईल करने लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बताओ। यस मैम समझ। चलो यस मैम। एक सेकेंड रुको, हाँ चलो। उसके बाद हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बनाओ, पहले एक काम करती हूँ मैं बनाती हूँ, उसको समझना, फिर अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। तो देखो बच्चे, डायग्राम किसके पीछे हमारा, वेपर प्रेशर, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आएगा, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कह रही हूँ आएगा, फिर नहीं आएगा तो आप मेरे को बोलोगे मैम आप तो कह रहे थे आएगा, आया नहीं,
आपके बोर्ड में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड्स में भी आता है, तो ध्यान से देखना बच्चे। देखो, आपको ये पता है ना कि टेम्परेचर के साथ आपका वेपर प्रेशर बढ़ता है, हाँ या ना? यस मैम। मेरे से ना कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना इतना एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे कि बस मेरी रिस्पेक्ट करो, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तुम्हें जैसा क्वेश्चन पूछना आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर मान लो जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, तो ये नहीं सोचना कि हम कैसा डाउट पूछ रहे हैं, जो मन में है पूछ लेना कि मैम ये ऐसे कैसे बता दिया आपने, ठीक है। बाकी बिल्कुल फ्रैंक होके रहना है मेरे साथ, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि रिस्पेक्ट करना अपने टीचर्स की, चाहे मैं हूँ चाहे आप जितने भी अपने लाइफ में जितने भी टीचर्स से पढ़ोगे उनकी बस रिस्पेक्ट करना, ठीक है, कभी भी उनको जज मत करना किसी चीज को लेके, ठीक है। चलो, तो बच्चे आपको पता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो भैया जल्दी जल्दी बचाएंगे, वेपर बनाएंगे, और जितनी जल्दी वेपर बनेगा तो उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप करेगा, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं बोलूं बच्चे यहाँ पे आपका, अगर मैं बोलूं कि ये सोलवेंट का ग्राफ है, तो क्या एग्री करोगे क्या इस चीज से कि ये वेपर प्रेशर के साथ जो है टेम्परेचर के साथ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, हाँ या ना? यस मैम। एग्री करोगे ना? अगर मैं यहाँ पे बना दूं भैया सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन क्या, जब आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो आपको दिख पा रहा होगा, अगर आप एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखते हो बच्चे, तो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है इतना, और इसी टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ज्यादा। समझे कि नहीं कि सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चे, कम हो गया, ठीक है। अब सपोज सपोज ये आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे कहीं जाके आपका सॉल्वेंट जो है जब इस प्रेशर के बराबर हो जाएगा या थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा तो बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन का, तो वो कोई यहाँ पे जाके होगा, यहाँ पे जाके होगा, हाँ या ना बताओ? यस मैम। Yes, ma'am. तो मतलब आपको क्या समझ में आया बच्चे से, इस डायग्राम से आपको ये समझ में आया कि जब तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया अपने सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर हो गया कम। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉयल करवाने के लिए, या और आई कैन से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए। क्लियर हुई ये चीज? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, ये तो समझ में आ गया ना बच्चे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा। यस मैम। पहले मान लो तुम्हारा था 0.5 एटमॉस्फेयर था, ठीक है, सॉल्वेंट का, राइट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1 एटीएम। तो इसको कितना और बढ़ाना पड़ेगा अपने आप को भैया, 0.5 और करना पड़ेगा, तब जाके इसके इक्वल होगा। सपोज ये सिर्फ मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रही, जस्ट तुम्हें समझा रही हूँ। मान लो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया 0.3, तो अब उसको कितना और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर के साथ, बताओ? 0.7 तक लेके जाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस मैम। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो भैया ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने के लिए। अब कम टेम्परेचर में तो भैया काम नहीं चलेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं ये कर दूं क्या कि जो कहाँ गया मेरा कर्सर, जो ये सोलवेंट का था, ये इसको मैं बोल दूं क्या टीबी नोट, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देख पा रहे हो ना, सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा टीबी, ठीक है। तो डेल्टा टीबी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टीबी माइनस टीबी नोट, क्योंकि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, क्योंकि भैया मुझे उसको ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया था। समझे कि नहीं? ठीक है। तो टीबी क्या है बच्चे, यहाँ पे लिखो, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लिखो सारे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन,
और टीबी नोट क्या है बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, प्योर सोलवेंट। और डेल्टा टीबी क्या है? कलर चेंज कर लूं क्या? डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बताओ समझे कि नहीं समझे? यस मैम, समझ। Yes, ma'am. ओके, तो बच्चे एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है विच इज योर डेल्टा टीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने मोलैलिटी के। किसके? मोलैलिटी के। ये हमने कुछ नहीं किया, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट नहीं है इसके पीछे। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो देखा गया भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के उन्होंने क्या लगा दिया? के बी लगा दिया। अब के बी क्या है, कौन बताएगा मुझे? के बी क्या है बेटू? Ma'am, elevation in boiling point of a 1 molar solution. बच्चे मैंने केबी की डेफिनेशन नहीं पूछी, केबी क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का नाम क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या यू कैन से एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो पेपर में ना हमेशा ये मत सोच के जाना इसी से ही क्वेश्चन आएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ही दे रखा होगा आपको। कई बार आपको एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी दे रखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। एब्यूलियो का मतलब होता है बॉइलिंग, तभी इसके लिए ये नाम रखा गया कि भैया केबी को एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये वाला तुमने नोट डाउन कर लिया बच्चे? यस मैम। ओके ग्रेट, आगे चलूं? आगे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चे? आगे कैसे मॉडिफाई करेंगे? देखो, डेल्टा टीबी, अभी मैंने क्या बोला? केबी इंटू एम, राइट। मोलैलिटी क्या होती है बेटा? मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सबके सब नीट में फोड़ के आएंगे, है ना, सबके सब नीट में आग लगा के आएंगे, राइट। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो बिल्कुल वैसे ही। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट, यही लिखते हो ना? Yes, ma'am. ठीक है, अगर यही लिखते हो, इसको और कैसे लिख सकते हो बच्चे? केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1/W1। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, और यही आपको याद भी करना है। समझे कि नहीं? आपको, आपके पास एनसीईआरटी में या प्रदीप में आप कोई और अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो उस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे 1000 लिखा हुआ मिलेगा, पता है ना? 1000 लिखा हुआ मिलेगा, देखा है क्या कभी? नोटिस किया है क्या किसी ने? Yes, ma'am. लेकिन मेरे, आप यहाँ पे 1000 नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, जब मैं कहूंगी तब लगाएंगे, ठीक है? अभी के लिए आप यही वाला लर्न करेंगे, अभी के अभी इसको लर्न करो। और W2 क्या है वो लिखो बच्चे। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट है। W1 क्या है बच्चे? मास ऑफ सॉल्वेंट है, केजी में। ध्यान देना, मोलैलिटी हम देख रहे हैं, जबकि अगर हम बात करें RLVP की तो उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ही था, लेकिन अब क्योंकि हम मोलैलिटी देख रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे बच्चे केजी में रहेगा और मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे ग्राम में रहेगा, राइट। M2 क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट किसमें? ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। समझे कि नहीं? मैं हमेशा कहती हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ यूनिट को साथ लेके चलना है। हाँ कृति, बच्चे बोलो। आकृति, मैम गलती हो गया। अच्छा, ये किसके नाम से लॉगिन कर रखा है बेटा तुमने? मैम आकृति के नाम से ही है। ठीक है, ओके। तो ये इतना नोट डाउन कर लिया क्या? स्पीड तो मेरी ज्यादा नहीं हो रही ना? No. ठीक है, ओके ओके। बाकी भी भैया चैट में मेरे से बात कर सकते हो। सिर्फ मेरे से कौन बोल रहा है? मेरे से बोल रही है मैत्री। बाकी कहाँ गए? शालिनी हो गया, पायल। पायल आज चुप चुप क्यों है बेटा? मैम हमने M1 को 1 क्यों लिया है? M1 कहाँ पे? कहाँ पे बच्चे? M1 कहाँ लिया बेटू मैंने? मैम इसी में W2 बाय M2 तो ले लिया, लेकिन हमने
ये क्यों लिया है 1/W1? बच्चे देखो मास, देखो बेटा मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है ना, तो उसी को ही मैंने W1 लिया, M1 नहीं लिया उसको। ये देखो तुम्हारी मर्जी है तो M1 भी ले सकते हो बच्चे, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ओके मैम। लेकिन एक्चुअल में क्या है बच्चे, क्योंकि जब हम RLVP पढ़ रहे थे ना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए वजह से मैं एक ही चीज लेके चल रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। उसमें क्या था, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या था, W2/M2, W1/M1, ठीक है। इसमें क्या था, W2 वही मास ऑफ सोल्यूट था ग्राम में, M2 था मोलिकुलर मास, है ना। W1 क्या था, मास ऑफ सोलवेंट, और M1 क्या था, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। इसलिए यहाँ पे मैंने M1 नहीं लिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे W1 क्या है, मास ऑफ सोलवेंट है, ना कि मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। W2 है मास ऑफ सोल्यूट, जो आपको ऑलरेडी दे रखा होगा ग्राम में। W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। M2 मोलिकुलर मास है सोल्यूट का, जो भी आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा ग्राम पर मोल में। लेकिन मान लो बच्चे, अगर आपको इफ KB इज नॉट गिवन, इफ KB इज नॉट गिवन, सपोज आपको ना KB नहीं दे रखा और कह रहे निकाल के दिखा दो, तो उस केस में KB कैसे निकालोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चे, R इंटू M1 TB स्क्वेयर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। R क्या है बच्चे यहाँ पे, R तुम्हारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, जूल पर केल्विन पर मोल के लिए तुम 8.314 लेते हो, कैलोरी के केस में R इज इक्वल टू 2 लेते हो, अगर तुम्हें लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए तो 0.082 लेते हो, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, वैसे तुम्हें एग्जाम में दी जाएगी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। M1 क्या है बच्चे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट का। TB क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, लिख लोगे क्या। और डेल्टा H वेपोराइजेशन क्या है बच्चे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, कि जब लिक्विड से वेपर बना भैया तुम्हारा, तो उस केस में कितना हीट चेंज हुआ, विच इज योर डेल्टा H वेपोराइजेशन। इसको एक बार लिख लो, पेपर में वैसे नहीं आता है इससे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जब क्योंकि फॉर्मूला है तो हमने देख लिया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, समझे। इतना ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं बिल्डअप करना, सिर्फ एक बार माइंड में ध्यान रख लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बच्चे सॉल्यूशन, TB है ना, TB, ठीक है। ओके, कर लिया। TB Yes, नोट, ma'am. ओके। और डेल्टा TB क्या है, कौन बताएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग। ओके, अब क्वेश्चन करें इसके, फिर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करवाती हूँ तुम्हें, ठीक है। करें क्वेश्चन, रेडी हो? इसमें सिर्फ आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कैसे बढ़ा कि भैया जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला सॉल्वेंट में, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेट हो गया, है ना। ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉइल करने के लिए। ओके, तो बच्चे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई करो बच्चे। अपना पेन नोटबुक तो तुमने निकाल ही रखी, इसको ट्राई करो। दे क्या रखा है पहले वो लिखो, हमेशा मैं बोलती हूँ जो पहले दे रखा है क्वेश्चन में, जो गिवन है उसको लिखा करो, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, पढ़ो इसको ध्यान से। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, इट मींस तुम्हें W2 दे रखा है बच्चे 12.5 ग्राम, है ना। किसमें 175 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि तुम्हें W1 दे रखा है 175 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि डेल्टा TB दे रखा है बेटू 0.70 केल्विन। आपको मोलर मास निकालना है, और आपको KB दे रखा है वाटर का 0.52 केल्विन KG पर मोल। इसमें एक बार आना, एक बार इसमें आओ।
आपसे अगर मैं ये पूछूं कि केबी की यूनिट कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे बच्चे यूनिट्स ऑफ केबी, बताना मुझे। केबी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई एम, ऐसे ही करोगे ना। और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट किस में है, टेम्परेचर केल्विन में, और मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी में, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी केबी की, बताओ। हम केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन पर मोल केजी, समझे कि नहीं, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो अब ट्राई। डेल्टा टीबी का बच्चे फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, क्या है, W2 जो मैंने बताया तुम्हें, बाय M2 1 बाय W1। तो फॉर्मूला जल्दी से वैल्यू पुट करो। डेल्टा टीबी कितना दे रखा है, 0.70 केल्विन। W2 तुम्हें दे रखा है 12.5 ग्राम। यूनिट को साथ लेके चलना है, अब तक तो समझ गए होगे, मैं हमेशा यही बोलती हूँ तुम्हें। M2 आपको बच्चे निकालना है 1 बाय W1। W1 कितना है बच्चे, 175 ग्राम। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मोलैलिटी के केस में मास ऑफ सॉल्वेंट हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं कि नहीं लेते? Yes, तो ma'am. अगर केजी में लेते हैं तो भैया 1 ग्राम को चेंज करना पड़ेगा ना। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ केजी। तो ऊपर ले जाओ, ऊपर कर देती हूँ मैं 1000 से मल्टीप्लाई। अब समझ में आया, मैंने आपको फॉर्मूला बताते वक्त 1000 क्यों नहीं लिखवाया था, समझे? क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊं तब मैं तुम्हें समझाऊं कि ऊपर 1000 कैसे आएगा। तो वो 1000 कैसे आया हुआ था, उन्होंने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर रखा था डायरेक्ट, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम साथ साथ यूनिट लिख के चलेंगे, जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कि भैया यूनिट को चेंज करना है, वहां वहां हम यूनिट को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे M2 निकालना है ना। केबी तो मैंने लिखा ही नहीं, आई एम सो सॉरी, केबी लिखना भूल गई बेटा। केबी इंटू केबी कितना है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, इंटू W2 कितना था, 12.5 ग्राम। M2 आपको निकालना है 1 बाय W1 175 ग्राम, और 1000 से करके केजी, ठीक है। अब देखो बच्चे, केजी से केजी कैंसिल, ठीक है, केल्विन से केल्विन कैंसिल। तो आपका जो M2 आएगा बच्चे, वो किस में, कौन सी यूनिट में आएगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? M2 कौन सी यूनिट में आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट में आएगा, हाँ केजी में। केजी तो बेटू कैंसिल हो गया ना, देखो केजी से केजी तो हटा दिया मैंने, बचा क्या, ग्राम पर मोल। तो आपका आंसर किस में आएगा बच्चे, ग्राम पर मोल में आएगा। Per अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ मुझे, फटाक से। 11 बच्चे हैं ना, सॉल्व करो। 2 तो कोमल है, फैजा, पायल, प्रतीक्षा, प्रेम, शालिनी, स्वीटी, आकृति, विनय। जल्दी से मुझे बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। कोई और हाँ, कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा, नहीं तो चाटा लगाऊंगी मैं। कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा, मुझे पता चल जाएगा किसने कैलकुलेटर यूज किया और किसने नहीं किया। हाँ जी बच्चे, निकाल रहे हो क्या? यस मैम। हाँ, कुछ नहीं करना, 5 पे ही कट जाएगा भैया। 15 पे 125 काट दो और 175 कैंसिल कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ बच्चे, जिसकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत कम है, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तभी स्पीड आपकी अच्छी होगी। ओहो, शालिनी ने तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताया बेटू, इतना एग्जैक्ट तो बेटू कैलकुलेटर से आ सकता है, या तुमने पहले कर रखा है? कैसा है बच्चे, कैलकुलेटर से किया या पहले कर रखा था ऐसा सोल्व? तो हाँ, शालिनी ने बिल्कुल सही बताया बच्चे, 53.06 या अप्रोक्सीमेट 53 के अराउंड आंसर आएगा। कर लोगे सारे, जल्दी बताओ। और जिसने अभी नहीं किया वो घर पे सॉल्व Yes, करो, मतलब आफ्टर द क्लास आपको सॉल्व करना है, जिसका अभी आंसर नहीं आया।
ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। मुझे 11 के 11 बच्चे एक्टिव चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है। मेरे पास 11 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, ना कि 2 या 3, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को बच्चे। ठीक है बेटा। 1 gram of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of two different solvent A and B। भैया दो तरीके के सॉल्वेंट है A और B, और दोनों में ही 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाया है, और दोनों ही सॉल्वेंट 100 ग्राम लिए हैं, ठीक है। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि आपको KB दे रखा है बच्चे, KB ऑफ A बाय KB ऑफ B का रेशियो बच्चे तुम्हें दे रखा है 1:5, 1:5। तुम्हें बताना है डेल्टा TB ऑफ A डिवाइड बाय डेल्टा TB ऑफ B का रेशियो क्या होगा। जल्दी से बता दो, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए इसका। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है बहुत। ओके, फैजा इज सेइंग सी। ओके, बाकी सी। ओके, अभी मेरे पास 2 के ही आंसर आए हैं, बाकी वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सिंपल है बिल्कुल। 4 बच्चों ने रिप्लाई किया। कोमल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो, सिंपल है ना कैसा। डेल्टा B इज इक्वल टू KBM होता है ना, लिख दो KB A का इंटू M क्या है, मोलैलिटी ऑफ A, डिवाइड बाय डेल्टा TB ऑफ B क्या हो जाएगा, KB ऑफ B इंटू MB। MAMB क्या है, मोलैलिटी ऑफ A एंड B। अब आप देखो बच्चे, दोनों के केस में मोलैलिटी सेम है, मास ऑफ सोल्यूट भी सेम है, सॉल्वेंट का मास भी सेम है। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सोल्यूट लिया है भैया वो भी दोनों में सेम ऐड करे तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। इट मींस जो आपका मोलैलिटी ऑफ A है और जो मोलैलिटी ऑफ B है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इनका रेशियो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 1:5, तो डेल्टा TB ऑफ A बाय B का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1:5। तो ऑप्शन तुम्हारा सी रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, ये वाला क्वेश्चन करो। हालांकि ये बच्चे तुम्हारा RLVP से है क्वेश्चन, जो मैंने तुम्हें ट्यूसडे को कराया था, पता चल जाएगा कितना तुम्हारे माइंड में है कितना नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, ए सेट ऑफ सॉल्यूशंस इज प्रिपेयर्ड, ध्यान से सुनना, अलग अलग सॉल्यूशन के सेट बनाए गए हैं, कैसे, 180 ग्राम ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है और 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है, ठीक है। अलग अलग सेट बना दिए A B C, ठीक है। हर किसी में जो सोल्यूट है बच्चे वो कितना डाला है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, और पानी कितना डाला है, 180 ग्राम 180 ग्राम और 180 ग्राम, राइट। लेकिन तीनों के केस में बच्चे मोलर मास अलग अलग है। ए का मोलर मास है बेटू 100 ग्राम पर मोल, बी का है 200 ग्राम पर मोल एंड सी का है 10,000 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है भैया RLVP का ऑर्डर बता दो, RLVP का ऑर्डर बता दो क्या होगा, ABC को किस ऑर्डर में लगाओगे। ओ वाओ, शालिनी ने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया। बाकी सब ए हो भी सकता है, ए नहीं भी हो सकता, इसलिए अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहना। ये नहीं कि एक ने दे दिया तो भैया भेड़ चाल में चलोगे, ऐसा नहीं करना है ना। जो आंसर आपको लग रहा है होना चाहिए वही का रिप्लाई करोगे। बोलो 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 भाई, जल्दी बोलो। हाँ मेरे बच्चों, नीट एस्पिरेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर। ए, ओके, ए आ जाओ जल्दी, ए बोलो फटाक से। बाकी कहाँ गया, बाकी पायल कहाँ गई, पायल, कोमल, ओ कोमल सॉरी, आकृति, Yes, ma'am.
5 बच्चों का आया मेरे पास रिप्लाई, बाकी कहाँ गए? 6 बच्चे, 6 स्टूडेंट्स आर मिसिंग। कुछ खा पी रहे हो क्या साथ साथ? ओके, आकृति सिंह बी। ओके, एक अलग आया मेरे पास आंसर। बच्चे मैंने आपको एक चीज बताई थी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था आरएलवीपी पे, कि भैया आरएलवीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बताया था। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो आरएलवीपी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अब देख लो, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? 10,000 का, तो सबसे कम वैल्यू होगी सी की, फिर बी की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटू? ए की। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आकृति ए आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो चाहे आरएलवीपी हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉलिक्यूलर मास के साथ कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो याद रखेंगे इस चीज को। चलो बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, तुम तो नहीं रहते ना डिप्रेस्ड? मस्त तो रहते हो ना सारे बच्चे, बताओ। यस मैम। हाँ, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ पढ़ाई करने का। ठीक है, चलो। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की आपके साथ और मस्त। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट की हमने सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की बच्चे हमने क्या डेफिनेशन देखी थी? कि द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो भैया बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा लिक्विड का। ऐसे ही क्या आप मुझे बताना चाहेंगे क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ बताओ। अब it is a temperature in which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid state. वेरी गुड। कोई भी एक आप सब्सटेंस ले रहे हो, सपोज पानी ले रहे हो, तो लिखो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, या बोलो इज इन इक्विलिब्रियम, या लिखो इज इक्वल टू। तो मैं लिख रही हूँ इज इन इक्विलिब्रियम विथ किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चे तब आएगा जब आपका सॉलिड और लिक्विड जो है को एग्जिस्ट करे इन इक्विलिब्रियम। सॉलिड और लिक्विड जो है को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, तब आपका आता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जब आपके सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो मीट करेगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोल रहे हैं। तो इसका मैं एक ग्राफ बनाना चाहती हूँ, उससे और क्लियर होगा। तो पहले मैं ग्राफ बना देती हूँ, फिर आप लोग जो है पहले उसको समझना, फिर उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना। तो सेम बच्चे यहाँ पे भी मैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। तो आपको बच्चे पता होना चाहिए कि मैं वाई एक्सिस पे क्या ले रही हूँ और एक्स एक्सिस पे क्या ले रही हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे पेन का कलर ऑप्शन भी बहुत कम है यहाँ पे, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये बनाती हूँ प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, तो क्या मैंने सही बनाया क्या बच्चे? बताओ कि वेपर प्रेशर के साथ सॉरी टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर बढ़ेगा सॉल्वेंट का, हाँ या ना? यस मैम। अगर मान लो सॉल्वेंट में मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दूं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूं क्या? सॉल्यूशन का है ये। ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। अब मैंने क्या बोला? डेफिनेशन पे आओ। फ्रीजिंग पॉइंट कब आएगा भैया? जब टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में होगा विद वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। ये बन गया, ये है बच्चे जो ये वाली लाइन है ऑरेंज वाली,
ये है तुम्हारी सॉलिड सॉल्वेंट की, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने ये डॉट सा लगाया है बच्चे, ये वाला वो पॉइंट है जब आपका सॉलिड सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, मैच होगा, या इस पॉइंट पे जो आपका सॉलिड है सॉल्वेंट का और लिक्विड है वो आपस में इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करेंगे। और इसी को आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज योर TF नोट, विच इज योर बच्चे TF नोट। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलरेडी हो चुका है कम। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो चुका है कम तो अब क्या होगा बच्चे, अब कहाँ पे मीट करेगा, ये कहीं यहाँ पे जाके मीट करेगा, देख पा रहे हो। अब यहाँ पे कहीं जाके सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम होगा, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, TF बोलेंगे, विच इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। प्योर सोल्ट आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे ही आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, पीछे की तरफ खिसक जाएगा और कहीं यहाँ पे जाके उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के साथ मैच करेगा। यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करेंगे, जिसको मैंने बोला है TF। और उनके डिफरेंस को क्या बोलूंगी बच्चे, डेल्टा TF बोलूंगी, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा बच्चे, TF नोट माइनस TF। तो TF नोट हमेशा याद रखना कितना होगा, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और TF आपको दे रखा होगा, या हो सकता है कि डेल्टा TF दे रखा हो। तो यहाँ जल्दी से लिखो कि डेल्टा TF क्या है बच्चे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया ना, इस वजह से क्या बोला, डिप्रेशन। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF क्या है बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, लिखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या था, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही रीजन है इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। आपने देखा होगा ना NaCl डालते हैं उसके अंदर, हाँ या ना? ये तो सबके स्कूलों में एप्लीकेशन बताई होगी, बोलो बताई कि नहीं बताई? यस मैम बताई थी। है ना, क्या थी वो एप्लीकेशन कि भैया जहां जिस एरिया में स्नोफॉल ज्यादा होती है तो ड्राइविंग ताकि स्मूथली हो सके तो भैया बर्फ को हटाना पड़ेगा। अब बर्फ को हटाने के लिए क्या करेंगे, बर्फ को हटाने के लिए हमने डाल दिया NaCl। अब आप पूछ सकते हो क्या मैम NaCl डाल सकते हैं क्या, और भी तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं नॉन वोलेटाइल, तो होते हैं क्योंकि और भी डाल सकते हो, लेकिन NaCl सबसे चीप होता है तो हम वही यूज करते हैं, राइट। तो NaCl हम डालेंगे। NaCl से होगा क्या बच्चे, जैसे आप उसमें बर्फ में जो 0 डिग्री सेल्सियस में भाई जमी हुई है, NaCl डालने से क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा कम, NaCl डालते ही वो क्या हो जाएगी, जो आपका आइसिंग थी वो सारी जो स्नो थी वो मेल्ट हो जाएगी। और क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, अब वहां पे -डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो ठंड तो बिल्कुल वैसे मेंटेन रहती है, लेकिन आपकी स्नो जो है वो क्या हो जाती है बच्चे, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, यही रीजन होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली एप्लीकेशन वहां पे लगती है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से स्नो में वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग वहां पे स्मूथली हो पाती है। ठीक है बच्चे, ये ग्राफ समझ में आ गया? जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो, फिर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवाती हूँ इसका। कहाँ पे वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस बच्चे, क्या बोल रहे हो बेटा? मैत्री क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने वाटर 0 डिग्री बोल दिया क्या? नहीं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री बोला होगा बेटा। ठीक है, चलो
ध्यान रखना बच्चे, सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम स्टेट आती है जब तक 0 डिग्री पे आपका सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री पे पानी आपका मेल्ट भी हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? 0 डिग्री पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है पानी को, 0 डिग्री पे वो मेल्ट भी हो जाता है। ठीक है, जब तक कोई सब्सटेंस अपनी पूरी तरह स्टेट चेंज नहीं करता उसका टेम्परेचर सेम रहता है। समझे कि नहीं? इस बात को थोड़ा ध्यान रखना माइंड में। ठीक है, जब तक सब्सटेंस अपनी पूरी तरह स्टेट, मान लो सॉलिड जब तक पूरी तरह लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि 0 डिग्री पे जो है बर्फ भी एग्जिस्ट करती है, 0 डिग्री पे पानी भी बन जाता है वो। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? फॉर्मूला लिखो जल्दी अब। डेल्टा टीएफ का क्या होगा बच्चे फॉर्मूला? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है बच्चे? मोलैलिटी है। एम क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी। के एफ क्या है बच्चे? के एफ तुम्हारा बोल दो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टीएफ तुम्हें पता चल ही चुका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको और आप मॉडिफाई करके लिख दो W2/M2 1/W1। फिर से बताने की जरूरत है कि W2 W1 M2 क्या चीज है, पता है तुम्हें? यस मैम पता। अगर मान लो तुम्हें KF ही निकालने के लिए दे दें तो कैसे निकालोगे? सेम वही फॉर्मूला, R इंटू M1 TF स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन, क्योंकि अब हम बात करें सॉलिड और लिक्विड की तो यहाँ पे फ्यूजन वर्ड यूज करेंगे। तो TF तो क्या है, लिखो जल्दी। TF क्या है आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। M1 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, और ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड बना तो उस केस में हीट चेंज कितना हुआ, विच इज योर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। केएफ की भी यूनिट बच्चे वही रहेगी जो आपकी केबी की थी। क्या है? केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल। समझ आ गया बच्चे? क्वेश्चन करें क्या? यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसका वैसे मैंने आंसर दे दिया, बड़ी बुरी बात है बट ठीक है। व्हाट शुड बी द डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट? जो दे रखा है ना वो लिख लो। डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है बच्चे, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा टीएफ। दे क्या रखा है? 17 ग्राम C2H5OH इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। आपको ये तो पता है ना, जितने भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं तो उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं, हाँ या ना? तो जितने भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप एग्जांपल में देख रहे हैं उसको अपने माइंड में याद रख लो कि भैया ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। कई बार पेपर में आ जाता है, तुम्हें लगेगा कि C2H5OH तो भैया पानी में डिसोसिएट होता है। किसमें? C2H5O नेगेटिव प्लस H प्लस होता है, मैं ये मना नहीं कर रही नहीं होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है डिसोसिएट, इसलिए इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, C2H5 अगर OH कहीं आ जाता है तो आप उसको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही बोलोगे या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ही बोलोगे। क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। तो यानी कि आपको मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 17 ग्राम। W1 कितना दे रखा है? 1000 ग्राम। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल दे रखा है, राइट? निकालना क्या? निकाल दो डेल्टा टीएफ। KF इंटू W2 बाय M2। M2 तो भैया निकालना है 1/W1। सॉरी, M2 निकालना है या दे रखा है? M2 निकालना है भैया। मैम M2 दे रखा है। कितना है M2? C2H5 का निकालो, C2H5OH का कितना होगा? निकालो इसको। 46, 12 2 24, 5 प्लस 1 6, 16, 46 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो बच्चे, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। W2 कितना है? 17 ग्राम। M2 अभी हमने निकाला 46 ग्राम पर मोल।
1/W1 1000 ग्राम, इसको केजी में चेंज करो, ऊपर ले जाओ, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देख लो बच्चे, कैलकुलेशन तुम मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो, केजी से केजी कैंसिल है ना, और ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल। तो तुम्हारा जो डेल्टा टीएफ आएगा बच्चे, वो किस में आएगा, जल्दी बताओ। डेल्टा टीएफ किस में आएगा, केल्विन में आएगा या नहीं आएगा? केल्विन में आने के बाद उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेना। अगर मान लो पेपर में तुम्हें केल्विन में ही दे रखा है तो उतना छोड़ देना नहीं तो उसको सेल्सियस में चेंज कर लेना, 273 में से माइनस करके। क्लियर है बच्चे? जल्दी बोलो। M2 आपको दे तो नहीं रखा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए C2H5OH का कैसे निकालेंगे। हमेशा एग्जामिनर तुम्हें दे के नहीं रखेगा कि भैया अल्कोहल इथेनॉल का इतना होता है, निकालने आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चले आगे, निकाल लोगे क्या? ये रहा आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। देखो, जहां पे भी फुल स्टॉप आ जाता है ना, वहीं रुक जाया करो। जहां पे भी फुल स्टॉप आता है वहां रुक जाया करो, और जो गिवन है वो लिखो। तो आपको क्या दे रखा है बच्चे, डेल्टा टीबी दे रखा है कितना, 2 केल्विन। मोलैलिटी कितनी दे रखी है, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, 1 मोलल। 1 मोलल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 2 मोलल के लिए, कितना दे रखा है, 2 केल्विन, और मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 2 मोलल। आपको क्या बताना है, केबी और केएफ के बीच में रिलेशनशिप बताना है। जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो फटाक से सब कुछ है तुम्हारे पास, सॉल्व करो। फैजा इज सेइंग बी, बाकी बी। पहले के बी निकाल लो बच्चे, इससे के बी निकाल लो, डेल्टा बी जो दे रखा है, के बी आ जाएगा तुम्हारा 2, ऐसे ही के एफ आ जाएगा 1। तो अगर मैं के एफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो के बी के इक्वल नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, बताओ। अगर मैं के एफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो के एफ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन तुम्हारा बी रहेगा करेक्ट आंसर। इजी था, कर लोगे? वेरी गुड, अगर कर पा रहे हो बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हो, तुम बहुत अच्छा जा रहे हो। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, नीट क्या सारे एग्जाम क्लियर करके आओगे। ये वाला करो बच्चे, बस ये वाला क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हें घर के लिए दूंगी। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x is equal to the freezing point of 12% aqueous solution of y. If molecular weight of x is a, then molecular weight of y. जिसको थोड़ा छोटे वर्ड्स दिख रहे हैं तो जूम कर लो, लेकिन मुझे इसका आंसर बताओ, मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें वरना। एक आंसर आया अभी, प्रतीक्षा ने भी बोल दिया बी, फैजा ने बी बोल दिया। बी है क्या, क्या पता 4A हो, क्या पता ए हो या 2A हो आंसर। 4% का मतलब क्या है, कोई बताएगा क्या? 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है बेटा? ये तो बता दो बेटा, 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स का क्या मतलब है? किसी को नहीं पता, फिर आंसर कैसे निकाला तुम लोगों ने? 4/12 कर दिया क्या सीधा? सोच रहे होगे 4 3 12,
जल्दी बताओ मुझे। 4% एक्वस सोल्यूशन ऑफ, मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें, बताओ इसका मतलब क्या है। 4% कितनी बार बताया मैंने, उसमें बताया था तुम्हें जब कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। 4% एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है? वेरी गुड, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कितना होगा बताओ, सॉल्वेंट कितना होगा बच्चे? कोई नहीं बोल रहा। 96 ग्राम। 96 और अगर ग्राम। मैं 12% की बात करूं तो 12 ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम में है, राइट? तो उसमें कितना होगा सॉल्वेंट? 88 ग्राम। 88। चलो शुक्र, आंसर तो आने स्टार्ट हुए। तो क्या होगा देखो, फ्रीजिंग, इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, कि एक्स का भी और वाई का भी, राइट? तो बस, तो फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना। के एफ इंटू एमओ मोलैलिटी ऑफ एक्स, के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ वाई। ठीक है, ओके। के एफ की वैल्यू तो भैया सेम ही होगी। काट दो इसको। मोलैलिटी ऑफ एक्स क्या होगा? W2 बाय M2 1 बाय W1। ऐसे My क्या होगा? W, या तो इसको ऐसे कर लो थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, WX बाय MX ये हो जाएगा, और WY बाय My इंटू 1 बाय WY। अब जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। कितना दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूट 4 दे रखा है, जल्दी से पुट करो। 4। मोलिकुलर मास कितना है एक्स का? दे रखा है क्या? A। सोलवेंट कितना दे रखा है भैया? 96। दिख रहा है क्या? या मैं एक काम करूं, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा होगा बच्चों को। एक काम करती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, वो थोड़ा नीचे था ना, इस वजह से। WX कितना है बच्चे? सोल्यूट का कितना है? 4 ग्राम। ओके, मेरे साथ साथ बोलो। M ऑफ एक्स कितना है? मोलिकुलर मास ऑफ एक्स। पता चलेगा मैं ही अपने आप को ही सॉल्व करवा रही हूँ। बताओ। A, अरे ये क्या हो रहा है? 1 बाय WX कितना है सॉल्वेंट का मास? 96 ग्राम। 96 ग्राम। वेरी गुड। इसको केजी में करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसमें कितना है? 12 ग्राम। आपको वाई का तो निकालना ही है, उसको एज इट इज रखो, 1 बाय 88। इसको जब आप 88 सॉल्व ग्राम। करेंगे बच्चे, वाई का आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.2 समथिंग आएगा, उसको अप्रोक्स करके 3A लिख देना। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 3A, ताकि जब मैं नोट्स अपलोड करूं तो तुम्हें याद रहे कि भैया मैम ने किया क्या था। ओके, चलो अब जल्दी से इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। 4 क्वेश्चन तो ये हैं तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट और इसको घर पे बैठ के सॉल्व करोगे, इजी है बिल्कुल। और 3 क्वेश्चन ये हैं, 1 मिनट, ये 3 क्वेश्चन ये हैं बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये है फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो ये 7 क्वेश्चन तुम्हारे होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में, और जो डाउट होगा हम फिर उस क्लास में लेंगे। ठीक है, क्या कहते हो? ओके मैम। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे 11 के 11 बच्चे बोलो आज का समझ में आया क्या? हाँ, नोट्स में है बच्चे क्वेश्चन, नोट्स में डालूंगी, मैंने कहा लेके जाने इन क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगी नोट्स में, रात तक कर दूंगी बच्चे, ठीक है? तो आपकी बेसिकली बच्चे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। कौन कौन सी होगी, कौन बताएगा? कितनी हो गई? 3 हो गई ना? यस मैम, 3 हुई। RLVP यस होगा, मैम, 3 होगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रह गया तुम्हारा, और जो कि सबसे इजी है, पर्सनली मुझे बहुत इजी लगता है, उसकी कैलकुलेशन भी इजी रहती है। और बस ये देखना है, एडवांटेज देखनी है ऑस्मोटिक प्रेशर की, और उसके बाद क्या देखना है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको,
एबनॉर्मल मोलर मास। ये 2 टॉपिक रह गए हैं तुम्हारा, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो देख लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन और मान के चलो, 2 दिन और मान के चलो, 2 क्लासेस और चाहिए मुझे, ये पूरा खत्म हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है बेटा, कितनी प्रैक्टिस करते हो घर पे, नीट के क्वेश्चन लगाओ जितने लगा सकते हो। यस प्रतीक्षा, होगा, सारा नहीं होगा, लेकिन हाँ जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे टाइम कम है हमारे पास, है ना, टाइम कम है और सिलेबस करवाना है भैया 2 साल का। तो हमारा जो मेन हमारे सबकी जो भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करवाई जाए और वो वाले टॉपिक चूज किए जाए जो पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज में आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात बच्चा लोग, समझ रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो हमारा मेन फोकस उसमें है कि जो भी हम टॉपिक करेंगे उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैम भी करवाएगी, हमें घर पे भी करने हैं, ताकि अगर पेपर में वैसा क्वेश्चन आए तो हम वो क्वेश्चन छोड़ के ना आए, ठीक है। चलो जी, लीव कर सकते हो बेटा। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन।